नमस्कार दोस्तों, टिकटेबल ब्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के 2 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप एक साथ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों जगह की यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लगेगा, दोनों धामों में आपके रुकने, खाने, ठहरने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, आपको यात्रा कब करनी चाहिए और साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि दोनों धामों की यात्रा में आपका एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इसमें एक एक करके हम केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी 2 धाम यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 2 धाम यात्रा में हमें कितने दिनों का समय लगेगा। दोस्तों 2 धाम की यात्रा हम अपनी शुरू करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार से सबसे पहले हम जाएंगे केदारनाथ धाम, उसके बाद बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम से वापस हरिद्वार। तो दोस्तों इसमें हमें लग जाएगा 5 दिन और 4 रातों का टाइम लगेगा। और इसके अलावा आप आपके शहर से हरिद्वार आने और जाने का समय जोड़ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आगे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि डे वाइज हम हमारी 2 धाम यात्रा का प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इस वर्ष 2023 में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कब खुलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों मंदिरों के ही कपाट साल भर दर्शनों के लिए नहीं खुले रहते हैं। तो इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:30 पर पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना से खोल दिए जाएंगे। और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तो यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहला हमारा जो काम है हमारी यात्रा की प्लानिंग करते समय वो है यात्रा के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन कराना। दोस्तों यदि आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, किन्हीं 2 धामों की यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी एक धाम की यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। दोस्तों बिना रजिस्ट्रेशन के आप 4 धाम यात्रा में से किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर सकते। तो 4 धाम यात्रा का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov इस साइट पर जाकर के आप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आपका कैसे करवा सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि इन 2 धामों की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि अप्रैल में इन दोनों धामों के कपाट दर्शनों के लिए खुल जाएंगे, तो आप मई और जून में ये दोनों धामों की यात्रा आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मई और जून में बहुत अधिक भीड़ आपको इन दोनों ही धामों में देखने को मिलेगी। इस समय आपका यात्रा में थोड़ा खर्च भी बढ़ जाता है और थोड़ी सी असुविधाएं भी आपको हो सकती हैं। फिर जून के बाद जो बरसात का टाइम होता है, जो बारिश का टाइम होता है, उस समय यहाँ पर आप यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ी मार्गों पर बरसात के दौरान सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते भी बंद रहते हैं और यात्रा को भी रोक दिया जाता है। तो बारिश में आप यहाँ की यात्रा करना अवॉइड करें। इसके बाद बारिश खत्म होने के बाद सितंबर से लेकर के कपाट बंद होने तक का जो टाइम है वो भी बहुत अच्छा रहता है यात्रा करने के लिए। उस टाइम अपेक्षाकृत आपको मई जून से कम भीड़ वहाँ पर मिलेगी और उस टाइम आप थोड़े सस्ते में भी आपकी यात्रा कर लेंगे और थोड़ी आरामदायक भी आपकी यात्रा रहेगी उस समय। लेकिन आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि ये क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, तो इस समय यहाँ पर आपको सितंबर से लेकर के और नवंबर तक बहुत अधिक ठंड मिलेगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यदि आप यहाँ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको आपके साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े लेके जाना चाहिए। वैसे आप यदि मई और जून में भी यात्रा करने जा रहे हैं तो आप आपके साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। दोस्तों 2 धाम यात्रा में सबसे पहले हम जाएंगे केदारनाथ धाम की यात्रा। दोस्तों केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए हमें पहुँचना होगा सोनप्रयाग।
सोनप्रयाग के आगे दोस्तों गाड़ियों को ले जाने की परमिशन नहीं होती है। वहाँ पर आपको, यदि आप आपकी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी से हम जा सकते हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का 16 किलोमीटर का ट्रैक चालू होता है। ये 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो आप पैदल कर सकते हैं या फिर घोड़े या पालकी से कर सकते हैं। दोस्तों सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम, फिर केदारनाथ धाम से वापस सोनप्रयाग, ये पूरा ट्रैकिंग रूट है। और सोनप्रयाग से फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में हमें किसी तरह की कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है। मंदिर के पास तक ही हमारी गाड़ी पार्किंग की सुविधा हमें मिल जाती है। दोस्तों हम अपनी 2 धाम की यात्रा शुरू करेंगे हरिद्वार से। 2 धाम यात्रा शुरू करने के लिए आपको आपके शहर से हरिद्वार पहुंचना होगा। दोस्तों आप हरिद्वार आपके अपने शहर से ट्रेन या बाय रोड दोनों ही माध्यमों से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय रोड। बाय रोड आप आपके शहर से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। आप खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं और ट्रेवल्स की गाड़ी बुक करके भी आप आ सकते हैं। और यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको आसानी से बस मिल जाएगी। दोस्तों उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, चमोली आदि से आपको सोनप्रयाग के लिए बसेस और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है बाय ट्रेन। सोनप्रयाग का जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। लेकिन दोस्तों यदि आपको आपके शहर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं। देश के लगभग हर शहर से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी दोस्तों मात्र 25 किलोमीटर है। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बाय एयर। यदि आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। दोस्तों जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सोनप्रयाग की दूरी है 238 किलोमीटर। आपको आसानी से दिल्ली से देहरादून के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी और कई अन्य शहरों से भी आपको देहरादून के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आप टैक्सी से आसानी से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हरिद्वार से आगे हम हमारी 2 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा के पहले दिन हम अपनी यात्रा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए शुरू करेंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 231 किलोमीटर है और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। बस से या फिर प्राइवेट टैक्सी बुक करके आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बस की। यदि आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार से आराम से सोनप्रयाग तक बस से जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचे उसी दिन शाम को सुबह के लिए हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का टिकट आप बुक करवा लीजिए, क्योंकि सुबह में जो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस रहती है उसमें काफ़ी भीड़ होती है। इसकी वजह से आपको शायद सुबह टिकट ना मिले, तो आपका टिकट एक दिन पहले ही बुक करवा लीजिए। आप बस का टिकट ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है टैक्सी से आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जा सकते हैं या फिर आप दोनों धामों के लिए भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। यदि आप 4 या 5 के ग्रुप में जा रहे हैं तो हरिद्वार से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप बाइक से जा रहे हैं या फिर खुद की गाड़ी से आप 2 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो जो बस वाला रूट है आप उसे फॉलो कर लीजिए। आप उसी रूट को फॉलो करते हुए आराम से आपकी 2 धाम की यात्रा पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी यात्रा के पहले दिन हम सुबह जल्दी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त्यमुनि, चंद्रपुरी, ऊखीमठ, फाटा होते हुए हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। शाम को आप पहले दिन सोनप्रयाग में स्टे कर लीजिए। सोनप्रयाग में आपको वहां पर काफ़ी सारे होटल्स और गेस्ट हाउस वगैरह ठहरने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप ट्रेवल्स की गाड़ी करके जा रहे हैं या फिर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग या फिर सीतापुर की पार्किंग में आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी से जाना होता है। सोनप्रयाग के आगे आप आपके व्हीकल नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की इतनी स्पेस नहीं है। तो दोस्तों पहला दिन हमारी जो नाइट स्टे है वो सोनप्रयाग में रहेगा।
अगले दिन सुबह हम अपनी ट्रैकिंग जो है केदारनाथ धाम के लिए वो शुरू करेंगे। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए जो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है वो शुरू होती है। दोस्तों ये रास्ता आप पैदल, घोड़े से या फिर पालकी से कर सकते हैं। घोड़ी या पालकी जो है वो आपको गौरीकुंड से भी ले सकते हैं और फिर यदि आप चाहें तो थोड़ी ट्रैकिंग करने के बाद आपको बीच रास्ते में भी घोड़ा या पालकी वगैरह मिल जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का पूरा रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। दोस्तों केदारनाथ धाम का एक डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पर बनाया हुआ है। आपको पूरी डिटेल केदारनाथ धाम की जानकारी उसमें मिल जाएगी, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों शाम तक आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों पैदल यात्रा में आपको बीच में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको खाने वगैरह की सुविधा आराम से मिल जाएगी। लेकिन इनमें मैगी और आलू का पराठा ही ज़्यादातर मिलता है। इसमें आपको चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बच्चों के लिए दूध वगैरह भी आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी सेकेंड डे है वो हमें नाइट स्टे रहेगा हमारा केदारनाथ में। दोस्तों केदारनाथ पहुंचकर आप वहां GMVN के टेंट हाउस में रुक सकते हैं या फिर आप चाहें तो होटल्स वगैरह में भी रुक सकते हैं। आपको वहां पर टेंट्स, होटल्स, धर्मशालाएं वगैरह मिल जाएंगी रुकने के लिए। आपको सोनप्रयाग और केदारनाथ दोनों जगह ही भंडारे भी मिल जाएंगे जहां पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा नाइट आपका स्टे रहेगा केदारनाथ में। अगले दिन सुबह जल्दी 4 या 5 बजे तैयार होकर आप दर्शन की लाइन में लग जाइए। हो सकता है आपको कुछ घंटों लाइन में दर्शन के लिए खड़ा होना पड़े। आप आराम से भोले बाबा के दर्शन कीजिए और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आसपास के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। वहाँ पर आपको सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो आपका मन मोह लेगी। उन पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो आपको एक अलौकिक एहसास होता है। पास में बहती हुई मंदाकिनी नदी की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। दोस्तों मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन करना ना भूलें। 2013 की प्राकृतिक आपदा में पहाड़ से आए हुए पानी से मंदिर को इसी शिला ने बचाया था। दोस्तों दोपहर 12 बजे तक आप खाना वगैरह खाकर गौरीकुंड के लिए अपनी वापस पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं और शाम तक आप सोनप्रयाग आसानी से पहुंच जाएंगे। जो तीसरी नाइट का स्टे रहेगा वो आपका वापस रहेगा सोनप्रयाग में। दोस्तों अगले दिन डे 4 चौथे दिन हम अपनी यात्रा सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू करेंगे। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की दूरी है 224 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय हमें लग जाता है। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, टिहरी, पीपलकोटी, जोशीमठ होते हुए हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। यदि आप सुबह जल्दी सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप दोपहर तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आपको किसी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही कार पार्किंग की सुविधा है और बस भी आपको मंदिर के पास ही छोड़ देगी। तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद वहां पर चाहें तो वहां पर तप्त कुंड बना हुआ है, उसमें स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो अलकनंदा नदी में भी स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद आप आराम से मंदिर में दर्शन कर लीजिए। दोस्तों आपको हो सकता है कुछ घंटों लाइन में लगना पड़े, तो आप आराम से मंदिर में दर्शन कीजिए। प्रसाद और पूजन सामग्री वगैरह आपको वहीं आसपास की दुकानों से मिल जाएंगी। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यदि चाहें तो भारत की सीमा के लास्ट गांव माणा गांव की सैर भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन कर लीजिए और उस दिन वहां पर आप बद्रीनाथ में ही नाइट स्टे कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में आपको वहां पर रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स और लॉज वगैरह आराम से मिल जाएंगे। आप वहां आश्रम में भी रुक सकते हैं और होटल्स में भी रुक सकते हैं। इसके अलावा GMVN के डोरमेट्री में भी आप वहां पर रात को रुक सकते हैं। तो दोस्तों डे 4 में आपका नाइट स्टे रहेगा बद्रीनाथ धाम में। अगले दिन सुबह जल्दी हरिद्वार के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। आप शाम तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। दोस्तों पूरी चारधाम यात्रा में आपको भीड़ की वजह से कई जगह जाम मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर रास्ते सकरे हैं, लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा बना रहता है।
कोई बड़ा वाहन जैसे बस वगैरह यदि फंस जाती है तो जाम खुलने में कई घंटों का समय लग जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए 1-2 दिन का यात्रा में जो है समय ज़्यादा लग सकता है। और मई और जून में भक्तों की संख्या अधिक होने की वजह से दर्शन में भी समय लग सकता है। तो दोनों धाम की यात्रा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अब आखिरी में बात कर लेते हैं बजट की, कि दोनों धाम में आपको रुकने, खाने, ठहरने की क्या क्या व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और इनका आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यदि आप बस से 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो बस का रेंट है वो 600 से 800 रुपये होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो शेयर टैक्सी होती है उसका जो किराया है वो 50 रुपये होता है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ बस का रेंट 800 से 1000 रुपये के बीच होता है और बद्रीनाथ से हरिद्वार के बीच बस का किराया 1000 से 1200 रुपये के बीच में होता है। तो इस हिसाब से 2500 से 3000 रुपये के बीच में आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों होटल्स की बात करते हैं। हरिद्वार में आपको आश्रम भी मिल जाएंगे रुकने के लिए और होटल्स भी मिल जाएंगे जिनका किराया 500 से 1000 रुपये के बीच आपको मिलेगा। सोनप्रयाग में आपको होटल्स मिलेंगे 1500 से 2000 के बीच। केदारनाथ में आपको टेंट्स मिल जाएंगे 300 रुपये से शुरू होके और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे 1500 रुपये तक। बद्रीनाथ में आपको आश्रम में मिल जाएगा 300 रुपये से लेकर के और होटल्स में मिल जाएगा 2000 रुपये तक का इनका रेंट रहेगा। तो जो आपका ठहरने की व्यवस्था रहेगी उसका कुल खर्चा लगभग 3000 से 6000 के बीच आएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर या आप कितनी लग्जरी वे में आप ठहरना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो खाना है वो आपको 150 से 250 रुपये पर थाली के हिसाब से सभी जगह मिल जाएगा। तो 2 से 3000 रुपये के बीच में आपका खाने का खर्चा आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप बस से 2 धाम की यात्रा करते हैं तो कुल खर्च आपका लगभग 7000 से 12000 रुपये के बीच प्रति व्यक्ति खर्चा आपका हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आप टैक्सी से पूरा पैकेज लेके 2 धाम की यात्रा करते हैं तो जो टैक्सी का पैकेज है वो सिर्फ आपका टैक्सी का खर्चा लगभग 12000 से 19000 रुपये के बीच में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप आपके शहर से हरिद्वार आने और जाने का खर्चा इस बजट में जोड़ लीजिए तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 धाम यात्रा में आपका कुल एक व्यक्ति का कितना खर्च आएगा। दोस्तों यदि आप 2 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के ट्रैवल से संबंधित और यात्राओं से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।